इंडिया में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा चेक बाउंस के केस चले हुए हैं और जैसे ही ये चेक बाउंस के केस बढ़ चुके हैं तो उस हिसाब से इनके लिए स्पेशल हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल चेक बाउंस की कोर्ट बना दी गई है और कई जगह पर तो 2 से 3 कोर्ट भी स्पेशल चेक बाउंस के केसेस के लिए बना दी गई हैं और इन केसेस में से 50% जो केसेस हैं वो झूठे केस भी चले हुए हैं अपराधियों को फंसाने के लिए या फिर उनसे पैसे वसूलने के लिए या फिर उनको परेशान करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारे अपराधी ऐसे भी हैं जो पैसे लेकर कंप्लेनेंट के उनको मना कर देते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे या फिर जो चेक इशू कर देते हैं और वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है स्पेशल उन अपराधियों के लिए जिन पर झूठे चेक बाउंस के केस चले हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो है ये उन अपराधियों के लिए है जिन पर झूठे चेक बाउंस के केस चले हुए हैं कि वो चेक बाउंस के केस में अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रुअल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चेक बाउंस का जो केस है वो एक टेक्निकल केस है और एक ही पॉइंट पर जो कंप्लेनेंट जीत सकता है और एक ही पॉइंट पर जो है वो अपराधी भी जीत सकता है। तो सबसे पहले हम इसके जो भी टेक्निकल लीगल पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि अपराधी झूठे केस से कैसे बच सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी अपराधी और उसको लगता है कि मेरा जो चेक है वो मिसयूज हो गया है या फिर मेरे ऊपर जो है वो झूठा केस डाला गया है, तो सबसे पहले अपराधी ने क्या करना है कि अगर वो जो चेक कंप्लेनेंट की कस्टडी में है, कंप्लेनेंट के पास है, अगर उसने वो चेक 3 महीने के अंदर अंदर नहीं लगाया तो वहाँ पर चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा क्योंकि चेक की वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स है और 3 मंथ्स के अंदर अंदर उस चेक को लगाना बहुत ही मैंडेटरी है, नेसेसरी है। तो अब मैं सेकंड पॉइंट बता देता हूँ कि अगर कंप्लेनेंट ने चेक तो 3 महीने के अंदर लगा दिया लेकिन जब भी वो चेक बाउंस हुआ है, अगर बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर जो एक्यूज्ड है, अपराधी है, अगर उसको लीगल नोटिस नहीं दिया तो उस सिचुएशन में भी वो जो चेक बाउंस का केस नहीं चलेगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर 3 महीने के अंदर जो है वो चेक भी लगा दिया और 1 महीने के अंदर जो है वो लीगल नोटिस भी दे दिया है, लेकिन लीगल नोटिस जो है अगर वो देने के बाद कंप्लेनेंट ने 15 दिन का वेट नहीं किया है, उसने 15 दिन का ये वेट नहीं किया है कि अपराधी जो है वो पेमेंट देगा या फिर नहीं देगा और उससे ही पहले जो चेक बाउंस का केस अगर डाल दिया है तो उस सिचुएशन में भी वो जो चेक बाउंस का केस है वो एक प्रीमेच्योर केस है। तो यहाँ पर भी जो कंप्लेनेंट का केस डिसमिस हो जाएगा क्योंकि 15 दिन का जो वेटिंग पीरियड है वो भी एक मैंडेटरी पीरियड है। और फोर्थ पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अगर किसी भी कंप्लेनेंट ने जूरिडिक्शन से बाहर अगर उस चेक बाउंस के केस को डाल दिया है तो भी उसका केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा क्योंकि चेक बाउंस की जो जूरिडिक्शन है वो इस हिसाब से बनती है जहां पर कंप्लेनेंट ने वो बैंक अकाउंट ओपन किया है और साथ में ही उस बैंक अकाउंट को वहां पर मेंटेन करता है। उसके अलावा अगर वो कहीं और चेक लगाता है और वहां से वो चेक बाउंस हो जाता है तो वहां से चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा और वो जो केस है वो जूरिडिक्शन के बेस पर डिसमिस हो जाएगा। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी 2 जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, अगर उसमें से सिर्फ एक ने सिग्नेचर किए हैं तो जो दूसरा पर्सन है, दूसरा अकाउंट होल्डर है, उस पर चेक बाउंस का केस नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ है तो उस सिचुएशन में अगर सिर्फ चेक पर हस्बैंड ने सिग्नेचर किए हैं तो हस्बैंड के खिलाफ ही चेक बाउंस का केस चलेगा, वाइफ के खिलाफ वो केस नहीं चल पाएगा। तो ये पॉइंट तो हो गए लीगल टेक्निकल पॉइंट। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ फैक्चुअल पॉइंट जिस पर जो है वो एक्यूज्ड बरी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी केस डाला गया है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको सम्मन आएंगे तो सम्मन आने के बाद जो है आपको केस में पेश होना होता है और पेश होने के बाद जो है आपको जमानत लेनी होती है। जमानत के बाद सबसे मेन पॉइंट है वो है प्ली ऑफ डिफेंस। आपको जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेना होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं रखेंगे तो आप जो है उस चेक बाउंस के केस में हार जाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मोस्टली चेक बाउंस के केस 2 तरह के होते हैं।
एक है जिसमें यह बताया जाता है कि एक्यूज ने मेरे से जो है वो माल परचेज किया है, और दूसरा ये होता है कि अपराधी ने मेरे से एक फ्रेंडली लोन लिया है। तो मोस्टली यही केसेस हैं जो कोर्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट ये कहता है कि मैंने अपराधी को ये माल सप्लाई किया है, तो अपराधी ने कैसे अपना बचाव करना है। अपराधी ने ये कहना है कि मैंने कोई भी यहाँ से माल नहीं लिया है, और ना ही मेरे को इस माल की ज़रूरत थी, और ना ही मैंने कभी इसके लिए ऑर्डर दिया है। इवन कि अपराधी ये भी शो कर सकता है कि मुझे तो इस माल की कभी ज़रूरत थी ही नहीं, मैं तो जो अपना काम है वो खुद चलाता हूँ, या फिर कहीं और से माल जो है वो परचेज करता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग जो है अपराधी कंप्लेनेंट से प्रूफ भी मांग सकता है कि आप हमें प्रूफ दिखाइए कि क्या मटेरियल था और क्या मटेरियल आपने सप्लाई किया है। सिर्फ एलिगेशन लगाने से प्रूव नहीं हो जाता। तो एक्यूज्ड अगर ये सॉलिड डिफेंस लेता है, और अगर एक्यूज्ड को साथ में ये भी लगता है कि उसका जो चेक मिसयूज हुआ है, उसके चेक पर जाली सिग्नेचर हैं या फिर जाली जो राइटिंग है, तो वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से भी एग्जामिन करवा सकते हैं और अपने केस को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और साथ में ही एक पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है एक्यूज्ड कि कंप्लेनेंट जो है इसने मेरे चेक को मिसयूज किया है, इसके खिलाफ चीटिंग और फोर्जरी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। तो अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट ये कहता है कि मैंने अपराधी को जो है वो फ्रेंडली लोन दिया है, तो अपराधी जो है वो कैसे बच सकता है। अपराधी ये कह सकता है कि मैंने कभी भी फ्रेंडली लोन जो है वो नहीं लिया है, और साथ में जो अपराधी है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो कर सकता है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा जो अमाउंट है, मुझे इस अमाउंट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो कंप्लेनेंट ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है। और अगर अपराधी ने पैसे लिए भी हैं कंप्लेनेंट से, तो उस सिचुएशन में अगर अपराधी ने कंप्लेनेंट के जो पैसे हैं वो वापस लौटा दिए हैं, तो वो रिकॉर्ड जो है आप प्रूव कर सकते हैं। चाहे वो रिकॉर्ड आपका व्हाट्सएप चैट के थ्रू है या फिर मैसेज के थ्रू है, किसी भी मोड से, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कॉलिंग रिकॉर्ड है, अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड है तो आप वो जो रिकॉर्ड है वो एज एन एविडेंस लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने जो पैसा कंप्लेनेंट से लिया था वो पैसा जो है वो वापस लौटा दिया है, लेकिन जो कंप्लेनेंट ने मेरे चेक रखे थे वो वापस नहीं दिए हैं। इसके रिगार्डिंग आप जो है वो पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपके काम तभी आएंगे अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस डाला गया है। तो इस हिसाब से अगर आप स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेकर अपने केस को प्रूव करते हैं और कंप्लेनेंट आपके डिफेंस को डिसप्रूव नहीं कर पाता, तो आप चेक बाउंस के केस से 100% बरी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।